हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में सोशल साइंस का पेपर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और कितना ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है, राइट। अगर आपके पास सही नॉलेज है और पूर्ण रूप से आपने कंटेंट को पढ़ा है तो ऐसे में अच्छे मार्क्स गेन करके आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें ईवीएस, सीडीपी एंड एसएस सबके पीवाईक्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है मैच द फॉलोइंग। ओके, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि आप हिंदी वाले क्वेश्चन से हमें एक्सप्लेन किया करो। तो चलिए हिंदी वाले से ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ था वो आपको बताना है। ओके, सबसे पहले कौन सी घटना, ये कहाँ चला गया? देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, बुक्स एंड ऑथर के साथ आपको मैच करना है। ओके, किसके साथ मैच करना है? बुक्स एंड ऑथर के साथ। ओके, तो फर्स्ट है मेघदूत। मेघदूत की कौन सी किताब थी? हर्षचरित किसकी बुक थी? आर्यभट्टियम किसकी बुक थी? और सुश्रुत संहिता किसकी बुक थी? ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आपको इसका आंसर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि किसने किसकी बुक है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें आर्यभट्टियम का, तो आर्यभट्टियम जो है कॉमन सेंस की बात है कि आर्यभट्ट ही इसके लेखक होंगे, राइट। क्योंकि नाम जो है मिलता जुलता है, सी का सेकंड। ओके, इसके बाद जो सुश्रुत संहिता है ये भी नया मैच कर रहा है, मतलब डी का क्या हो जाएगा? थर्ड। ये भी मैच हो गया, राइट। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आपका ये दोनों मैच हो गया, सी का जो है वो है सेकंड एंड डी का थर्ड। तो सी का सेकंड एंड डी का थर्ड किसी में भी नहीं दिया है ना, मतलब आपका यही आंसर सही है। ओके, तो इसमें आप ना सारे याद कर लीजिएगा ताकि जो है एग्ज़ाम में अगर कुछ भी घुमा फिरा के आए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो मेघदूत जो है किसने लिखा था? कालिदास जी ने लिखा था। और जो हर्षचरित है वो किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को एकदम अच्छे से घोल के पी जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करो। मतलब वहाँ पे कौन सा चीज़ मिला था उसके साथ आपको क्या करना है? मैच करना है। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है वो है कुरनूल, सेकंड वाला है भीमबेटका, हुरुंगू एंड थर्ड वाला है पटने। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर जो है ना ये है थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला जो है इसका आंसर सही है। मतलब कि कुरनूल का आ जाएगा आपका भस्म। कुरनूल में भस्म के अवशेष मिले थे। भीमबेटका जो है ना वहाँ पर क्या मिला है? गुफाएं मिली हैं और कंदराएं मिली हैं। ओके, जो हुरुंगू है, हुरुंगी, यहाँ पे मिला है आवास और उद्योग के स्थल। और पटने जो है वहाँ पे मिले हैं शतुरमुर्ग के अंडे। क्योंकि ये जो पटने हैं ना वो हम लोग जो बिहार का पटना है वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र के पटने की बात कर रहे हैं। और शतुरमुर्ग के अंडे मिले थे जिसे आज भी संभाल के रखा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही है। तो आपको सारे याद रखने पड़ेंगे कि कुरनूल में क्या पाया गया था, ओके, भीमबेटका में क्या पाया गया था, हरुंगी में क्या पाया गया था, पटने में क्या पाया गया था, सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी। ठीक है, जो मुगल लोग थे ना वो किसको अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। ज्येष्ठाधिकार का नियम, जहाँ ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। सहदायत का नियम, जहाँ उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। प्रतिस्पर्धा, जहाँ जो पुत्र विजेता बनकर उभरेगा वही गद्दी बैठेगा। पक्षपात, जहाँ पसंदीदा पुत्र गद्दी पर बैठेगा। तो देखिए, अगर हम मुगल की परंपराओं के बारे में बात करें ना, तो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यह 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, और इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला आंसर सही है, क्योंकि जो मुगल थे ना वो अपने सारी प्रॉपर्टी जो है ना समस्त पुत्रों में बांट देते थे। ठीक है, किसको बांटते थे, समस्त पुत्रों को बांट देते थे। ओके, और जो ज्येष्ठाधिकार है वो तो हम लोग हिंदू नियम, जो हिंदू लोग हैं वो लोग मानते थे कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वही क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको पहले भी सॉल्व किया है, वहाँ पे वो क्वेश्चन आया था कि ज्येष्ठाधिकार क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है कि ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर, ताकि थोड़ा सा जो मेरा मनोबल है वो बढ़ता रहे, और मैं भी आपके लिए ऐसे ही जो वीडियोज़ है वो बनाती रहूँ अपने एकदम जोश के साथ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी। मतलब कि शाहजहानाबाद जब इस्टेब्लिश किया गया तो यहाँ पे यमुना नदी की क्या भूमिका थी। क्या सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी बनाया गया था वहाँ पे, या फिर राजमहल को ही नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना, या फिर अभिजातों को नदी किनारे पहुँच देना, या फिर किलाबंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण के लिए यमुना नदी को बनाया गया था। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है राजमहल को ही नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना था। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए देखते हैं 35 वाला क्वेश्चन। तो अगर आपको एक बात मैं बता दूं, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैच द फॉलोइंग है ना वो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको बहुत सारे मैच द फॉलोइंग करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का सुमेल करें, आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। ओके, तो मतलब ये जो वन गुज्जर है वो कहाँ के थे, लंबाड़ी कहाँ के थे, बकरवाल कहाँ के थे, और गद्दी जो है वो कहाँ के थे। ठीक है, तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, राइट। जो बकरवाल है उसका नाम तो सुना ही होगा। बकरवाल जो है ना एक जाति है जो बकरी का पालन करते हैं और वो कश्मीर में रहते हैं। ठीक है, तो इसका तो आपने सुना ही होगा। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि सी का सेकंड आंसर कहाँ पर है। सी का सेकंड आंसर ए में है, सॉरी बी सेकंड वाले में है एंड फोर्थ वाले में है। ठीक है, इसके बाद आपने गद्दी का भी सुना होगा, राइट। जो गद्दी लोग हैं ना वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, तो फिर देखिए डी का फर्स्ट कहाँ पर है। डी का फर्स्ट सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये आंसर तो आपका कट हो गया, राइट। 35 का आंसर क्या बन जाएगा आपका सेकंड। तो अगर आपके पास 1-2 का भी नॉलेज है ना मैचिंग में, तो आप आराम से आंसर को टिक लगा सकते हैं। तो देखिए वन गुज्जर का क्या आएगा, वन गुज्जर का उत्तराखंड। वन गुज्जर जो है उत्तराखंड के थे। जो लंबाड़ी है वो आंध्र प्रदेश के, बकरवाल कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश। ओके, 4 3 2 1 इस प्रकार से इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पूर्ण रूप से सही है। चलिए देखते हैं 36 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। तो भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित है। ओके, मतलब भक्ति के बारे में कौन से चीज़ें जो हैं वो सही है वो आपको बताना है। तो जो भक्ति है वो कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब भक्ति का अनुसरण कर सकता था। ओके, केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था, या फिर विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। तो जो भक्ति थी ना उसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, तो ये जोर दिया गया कि वो कोई भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, वो भक्ति कर सकता है। और भक्ति अगर करता है तो देवी देवताओं के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पण की भाव होनी चाहिए। तो जो
ऑप्शन नंबर 4 है ए एंड सी, ये पूर्ण रूप से सही है इसका आंसर। चलिए देखते हैं 37 वाला। 37 जो क्वेश्चन है वो उसमें हमें करना है कि जो भी इवेंट्स हुए हैं ना उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, मतलब कि सीरीज वाइज लगाना है। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? ओके, तो सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था, या फिर सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, या भारतीय कपड़ों का पतन हुआ था, या फिर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? स्पिनिंग मशीन आई थी, राइट। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये 37 वाला है, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ था? स्पिनिंग मशीन का आविष्कार हुआ। इसके बाद वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद सूती कपड़ों की स्थापना हुई और फिर भारतीय कपड़ों का पतन हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड वन, ओके, DACB। चलिए देखते हैं 38 वाला क्वेश्चन। इसमें से कौन सा असर्शन सही है उसके बारे में आपको बताना है, ओके। तो देखिए, अंग्रेज जो थे ना वो जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना, शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो अंग्रेज जो थे ना वो जनजातियों को बसाना चाहते थे और उनको किसान वो बनाना चाहते थे, ठीक है। और एक जगह जो किसान नियंत्रण में थे तो उनके ऊपर शासन करना ज़्यादा इजी था, राइट। तो दोनों ही क्या है, ए और बी दोनों सही है। बी जो है वो ए की उचित व्याख्या है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है, ओके। 39 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया? कौन से ईयर में पास हुआ था चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है? तो इसका आंसर है 1929 में, 1929 में ये पास हुआ था, ओके। तो बाल विवाह जो है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? तो कब किया गया? 1929 में, ओके, 1929। लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सत्य शोधक जो समाज है ना उसके फाउंडर कौन थे? ठीक है, श्री नारायण गुरु थे, स्वामी विवेकानंद थे, ज्योतिराव फुले थे, या फिर केशव चंद्र सेन थे। तो सत्य शोधक जो समाज के जो जिसने स्थापना की थी ना वो थे ऑप्शन नंबर थर्ड, ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वाला। टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वर इंस्ट्रूमेंटल इन, मतलब कि औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश जो आंदोलन था ना डैश का साधन बना। किस चीज़ का साधन बना था वो? जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन, या सभी के लिए बिना जाति या भेदभाव मंदिरों में प्रवेश हेतु खोलने, जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए। तो ये जो किस प्रकार का साधन था? तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फोर्थ वन, ठीक है। समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने का साधन था मंदिर में प्रवेश करना, ओके। मतलब कि हाईलाइटिंग द कास्ट प्रिजुडाइज प्रिवेलेंट विद इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो लोगों के बीच में जो भेदभाव हो रहा था उसको ख़त्म करना ही मंदिर का मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42 वाला। हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने ये वाला स्लोगन बोला है कि जो आज़ादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर ही रहूँगा? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, या महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह, या फिर बाल गंगाधर तिलक? किसने कहा था? तो सही जो आंसर है ये है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
42 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए देखते हैं 43 वाला क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर, ताकि आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के PYQ इस चैनल पे मिलते रहें। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जो PYQ है वो सीटेट के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए देखते हैं 43 वाला क्वेश्चन। वाई वॉज द विड्रॉवल ऑफ एल्बर्ट बिल अपोज्ड बाई इंडियंस? Select the correct option from the following. मीन्स भारतीय द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ, सही विकल्प चुनिए। जो इल्बर्ट बिल है उसको क्यों लिया गया था? यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था इसलिए ले लिया गया था, या फिर सरकार जो है विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था इसलिए ले लिया गया था, यह अंग्रेज़ों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, या फिर जो इल्बर्ट बिल है वो भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया था। तो इसका जो सही आंसर है ना ये क्या है, आप खुद सोच सकते हैं और कॉमन सेंस लगा सकते हैं। और अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो सही जो इसका आंसर है वो है, इट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। मतलब इंडिया में ब्रिटिश लोगों की जो मनोवृत्ति थी ना उसको ये दर्शा रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 44 वाला क्वेश्चन। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन एलिजमेंट वॉज फॉर्म्ड विद द आइडिया ऑफ, मतलब कि कूटनिरपेक्षता की विदेश नीति डैश के विचार पर बनाई गई थी। ओके, मतलब कि जो नॉन एलिजमेंट जो बनाया गया था पॉलिसी वो किस चीज़ से बनाई गई थी? ओके, किस विचार पर बनाई गई थी? ऑप्शन है अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों से अलग थलग रहना, जिससे प्रतिरोधों से बचा जा सके और राष्ट्रीय हितों के बचाव के लिए बनाई गई थी, या फिर अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने का, जिससे दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को जारी रखा जा सके, या फिर अमेरिका और सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा के लिए नए स्वतंत्र देशों को मिलाकर शक्ति केंद्र का तीसरा मोर्चा बनाने के लिए, या फिर मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। तो आपको सबसे सटीक आंसर क्या लग रहा है? देखिए, तो जो कूटनिरपेक्षता के जो विदेश जो नीति बनाई गई थी ना, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था मानवीय जो अस्तित्व के लिए इसको बनाया गया था, ताकि जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ है उनके बीच में क्या हो, एक सक्रिय भूमिका वो निभा पाए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो पूर्ण रूप से सही है। चलिए देखते हैं 45 क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट से ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मतलब कि कर्क रेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपको मैप के माध्यम से सिखाऊं, ठीक है, तो इधर हमारा पूरा गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, इधर है आपका झारखंड, फिर है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना ये ऐसा सीधा होते हुए जाता है, मतलब कि महाराष्ट्र को भी टच होती है इसकी बाउंड्री, गुजरात से निकलता है, फिर राजस्थान को टच होता है, फिर मध्य प्रदेश, ओके, और फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और इसके बाद त्रिपुरा। ये 8 स्टेट है जहाँ से ये गुजरती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि कहाँ से वो नहीं गुजरती है, कहाँ से गुजरती है वो आपको बताना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया, राइट। तो 45 का सही आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये गुजरती है। ओके, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो अगर मैप की बात की जाए तो जो महाराष्ट्र है वो बहुत नीचे रह जाता है, ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो एकदम ऊपर से निकलती है, इसके वजह से तो वो राजस्थान से भी टच होती है,
ठीक है, एकदम ऊपर से निकलती है और फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है और फिर त्रिपुरा चली जाती है। उड़ीसा में भी टच नहीं होती क्योंकि उड़ीसा जो है वो भी नीचे रह जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा सही है वो आपको बताना है। पृथ्वी जो है 365 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। सही है, ये तो 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की है ये टोटल पूरी बात। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 में बदले 28 दिन का होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी जो है 29 के बदले 28 दिन का होता है। भाई ये तो गलत बोल दिया भाई साहब ने। देखिए, तो ये बात भी सही है, ए और बी दोनों सही है, ये गलत है क्योंकि जब हम लोग 4 साल के बाद ये 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 7 18 और 6 4 24 हो जाएगा, राइट। तो इस 24 घंटों को हम लोग 4 साल में ऐड करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो फरवरी होता है वो 29 का हो जाता है, राइट। और जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और जो हमारा अर्थ है ना, वो पृथ्वी जो है ना सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और ये 1/4 डे लगाती है। ठीक है, तो ये 1/4 डे हम लोग नॉर्मली नहीं काउंट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि 365 दिन का ही हमारा साल होता है। बट जो ये 1/4 जो है ना, तो ये होता है 6 घंटा। ठीक है, तो इसी 6 घंटे को हम लोग काउंट करते हैं और पूरा एक दिन बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 46 का क्या आएगा बताइए। देखिए, तो ए और बी दोनों सही है या फिर ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है। तो ए और बी ये दोनों सही आंसर है। ओके, ये 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 का है। आप अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पढ़ाया भी है, या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन ऑफ इक्वल longitudinal expansion then each zone would cover dash of longitude। तो देखिए ये भी 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 के अंदर ही दिया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ ड्राइंग आपको देखने को मिला होगा, राइट। 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 निकालेंगे तो आपको ये ड्राइंग देखने को मिलेगी। ये जो 24 इसको कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में बांटा गया है। मतलब 12 घंटे इस तरफ, 12 घंटे इस तरफ। ठीक है, ये होगा ईस्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वेस्ट। ओके, तो हमारा जो इंडिया है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाया है कि जो 24 जोन को बांटा गया है ना, उनके बीच का जो जोन है वो कितने का है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितने का, कितना डिग्री का गैप है। तो मैं अगर आपको बता दूं तो इसका जो गैप है ना, ये है 15 डिग्री। कितना डिग्री है? 15 डिग्री है। ठीक है, इसको आप सॉल्व इस तरीके से कर सकते हो कि जो हमारा अर्थ है उसको 24 घंटे में हमारा जो अर्थ है वो कितना डिग्री घूम जाता है? 360 डिग्री घूम जाता है। यस और नो? तो 360 को आप जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो अर्थ है वो कितना डिग्री घूमता है? 15 डिग्री घूमता है 1 मिनट में। ठीक है, ऐसा कुछ इसका आंसर है। ये इस 15 डिग्री आएगा, आप डिवाइड करोगे तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज दिस रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शंस। नॉर्थ वेस्ट, आपको नॉर्थ वेस्ट पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि आपको यहाँ के कंट्री के स्टेट के बारे में बताना है, और बाद में बोल रहा है साउथ ईस्ट, मतलब यहाँ के स्टेट के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन नंबर है देख लेते हैं, 48 वाला है। ओके, और किस तरीके से इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ेगा आपका? नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले क्या पड़ेगा? डेक्कन प्लेट्यू, राइट। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? महाराष्ट्र से ही स्टार्ट हो जाता है। तो
ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में है, राइट। तो सबसे पहले राजस्थान का ग्रेट इंडियन डेजर्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या पड़ेगा? इसके बाद आपको राजस्थान में ही पड़ेगा अरावली रेंज, और उसके नीचे आओगे तो आपको पड़ेगा विंध्या रेंज, राइट। विंध्या रेंज पड़ेगा, और उसके बाद आपको पड़ेगा डेक्कन प्लेट्यू, और उसके बाद पड़ेगा आपको ईस्टर्न घाट। चलिए मैं आपको इसको मैप की सहायता से समझा दूँ तो आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट तो इस तरफ आ गया, ठीक है। ये वाले घाट को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है, क्योंकि वो ईस्ट साइड में आता है। ये जो पूरा ट्रायंगल वाला पार्ट है ये हमारा है डेक्कन प्लेट्यू, ओके। ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें हम लोग तो ये समझ लो ये हमारा राजस्थान है। इसी में है हमारा पहले डेजर्ट पड़ेगा, और इसी में हमारा फिर पड़ेगा अरावली रेंज जो कि गुजरात से होते हुए राजस्थान जाती है, और इसके बाद हमारा पड़ेगा विंध्या रेंज जो कि है मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात की तरफ जाती है। तो आप ही खुद बताइए सबसे पहले क्या पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके बाद हमारा पड़ेगा अरावली रेंज, इसके बाद हमारा पड़ेगा विंध्याचल रेंज, इसके बाद पड़ेगा डेक्कन प्लेट्यू, इसके बाद पड़ेगा ईस्टर्न घाट। तो आई होप को समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर जो है इसका ये है सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वाला। फाइंड द ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, ओके। तो मैप के जो कंपोनेंट्स है वो भी ज्योग्राफी के लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है वो आपको बताना है, ओके। निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करना है, जो अलग है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम मैप के बारे में बताएं तो मैप में क्या, मैप जो होता है हमको डिस्टेंस बताता है, डायरेक्शन बताता है एंड सिंबल भी बताता है। स्केल मैप में नहीं होता, राइट। जो 49 का बात करें तो 4th वन जो आंसर है वो थोड़ा सा क्या है, ऑड वन आउट है, ओके। क्योंकि हमें अगर हम मैप की बात करें उसमें डिस्टेंस भी आपको दिखता है। अगर ये पूरा मैप है तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शंस लिखा रहता है, सिंबल भी इस डायरेक्शंस के अंदर ही बने रहते हैं कि ब्लू कलर का है मतलब कि वाटर है, ग्रीन कलर का है मतलब पेड़ पौधा है, इसके बाद ब्राउन कलर का है तो माउंटेन्स है। स्केल की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये जो है ऑड वन आउट हो गया, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 वाला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड difficult to work on unless tilled immediately after the first shower and during the pre-monsoon period। तो कौन सी जो मिट्टी होती है ना, ठीक है, कौन सी मिट्टी जो है ना गीली होने पर लसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल होता है। कौन सी मिट्टी है वो? लाल या पीली मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में देख लेते हैं, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर ओलिवियल सॉइल। बताइए 50 का आंसर क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे ना ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है ये है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होती है ना वो एक पानी पाती ही ना एकदम से लसी हो जाती है। फिर उसके बाद उसको अगर जुताई करोगे तभी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 वाला। कंसिडर दिस स्टेटमेंट फॉर वेजिटेशंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों को वेजिटेशन के बारे में सही विकल्प चुनना है, वनस्पति के बारे में, ठीक है। घास थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्रासलैंड जो होते हैं ना ग्रो इन द मॉडरेट रेन एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर।
ओके सही है। तो द चेंज इन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द क्लाइमेट कंडीशंस। यस, अगर जो भी वनस्पति में चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि वहाँ के क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, तभी वहाँ के वनस्पतियों में चेंजेस आ रहे हैं। ओके तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, जो ए बी सी है वो चारों सही है। ठीक है, ए बी सी आर ट्रू, ऑल द ए बी सी आर ट्रू। ओके तो ये जो है ना, अगर मैं आपको बता दूँ तो ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है। ठीक है, और ये तो कॉमन सेंस वाली ही बात है। ग्रॉस लैंड्स ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ठीक है, जहाँ पे बारिश मतलब कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होता रहता है, बारिश भी होती है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, तो ऐसे रीजन में ग्रास उग ही जाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में भी ग्रास उग जाते हैं। ठीक है, तो तीनों ही जो कथन है ना वो वनस्पति के बारे में सही है। ओके तो अगर आपका ये आंसर सही है तो आपको 1 लाइक तो करना ही पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। वापस से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ये 52 क्वेश्चन है आपका। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। एयर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन content in the air remains constant as humans and animals take it and plants produce it. Oxygen is called the greenhouse gas. Increased level of oxygen result in global warming. देखिए अब ये वाला देखते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो ये हमारा गलत हो गया। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं और पौधा इसका उत्पादन करते हैं। हाँ ये सही है। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ओके चलिए देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडल तापमान बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। राइट, तो सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी बताइए अगर आपको सही लग रहा है। इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है? तो जो सेकंड है ना वो टोटली सही है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, वेपर, अगर वाटर वेपर की बात होगी ना, वाटर वेपर जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ही क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है। और नाइट्रोजन जो होता है वो एयर में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे सही जो है वो है सेकंड वाला ऑप्शन। तो आई होप आपको भी इसका आंसर का पता चल ही गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं वापस से एक करेक्ट स्टेटमेंट जिसमें आपको करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेटर देन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर जोन द फास्टर द विंड मूव्स। एयर दैट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर जोन मेक्स विंड। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी वाला भी ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो। दो वायु दाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर आ जाता है तो हवा उत्पन्न होती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? तो इसका जो आंसर है अगर आप देखोगे ना तो ये दोनों के जो ऑप्शंस है वो आपको सही ही दिखाई देंगे, मतलब सेम दिखाई देंगे। दोनों ए तथा बी सही है तथा बी जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा बी सही है तथा बी जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो दोनों ऑप्शन जो है सही है, मतलब दोनों ही ऑप्शन सेम है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है ना वो दोनों ही सही है और जो बी है वो ए की एकदम सही व्याख्या करता है। क्योंकि क्या देखो क्या होता है जब दो वायु दाब होता है ना, क्योंकि जैसे कि इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर होता है ना, तो वहाँ पर क्या बनता है? विंड बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वाला हो चुका है, 54 वाला देखते हैं। 54 वाला जो क्वेश्चन है वो है एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए
विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे कि बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। तो नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार कर तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। या फिर जो टीचर है इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है। तो टीचर जो मैप मतलब टिकट का जो इस्तेमाल कर रही है ना, इसका इस्तेमाल टीचर क्यों करेगी? ओके, ये दो जो ऑप्शंस दिए हैं वो दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। ओके, तो देखो टिकट का जो इस्तेमाल टीचर करेगी वो क्या करेगी, बच्चों को वो बताने के लिए कि आप टिकट से जाओगे तो कितना खर्च आएगा, कितना दूरी होती है, ओके, कौन से बहुत यातायात के जितने भी साधन होंगे उनकी सारी विशेषताओं पर चर्चा करेगी टिकट के हेल्प से, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी गलत है। आवास के प्रकारों पर चर्चा हम लोग नहीं कर सकते टिकट को बताकर, राइट। टिकट हम लोग को अगर हम बच्चों को दिखा रहे हैं तो हम बच्चों को यही सिखाएंगे कि देखो उसमें डेट लिखा होता है, कितना खर्चा कितना का टिकट है वो लिखा रहता है। इसके बाद और भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती है। पर आवाज़ के बारे में तो टीचर को क्या दिखाना पड़ेगा, डिफरेंट आवाज़ के पिक्चर्स दिखाने पड़ेंगे ना। तो ए जो है ए वो सही है और जो बी है वो गलत है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला। द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स इज कॉल्ड। मतलब नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ओके, मतलब नए चारागाहों की खोज में नए एरियाज़ में लोग जाते हैं ना, सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स, नए चीज़ों की तलाश में जब लोग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन या फिर ट्रांसमिशन। तो ये जो है ना, ये 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया था और इसका जो आंसर है 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा, आप खुद पढ़कर ही समझ जाएंगे। ये क्या होता है? ऋतु प्रवास उसे कहा जाता है। मतलब कि क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ट्रांसह्यूमेंस। ओके, ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो सीजनल मूवमेंट पे अपने किसी चीज़ की तलाश में जा रहे हैं, राइट। तो सीजनल में जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ऋतु प्रवास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पुश फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन का सबसे फैक्टर क्या है? मतलब लोग जो है ना चेंज करते हैं अपने प्लेस को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो उससे उसका मेन फैक्टर क्या है? नेचुरल डिजास्टर, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर एजुकेशन। ये भी 9th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, ओके, जो कि है 56 वाला। तो ये जो है नेचुरल डिज़ास्टर के वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है? अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। पानी की वजह से क्यों छोड़ेंगे ना, पानी तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएगा। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा से कमाएंगे तो वो अपना जॉब अच्छे से कर ही लेगा, राइट। वहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे भी कर लेगा। एजुकेशन तो हर जगह पे प्रोवाइड हो ही रहा है। तो नेचुरल डिज़ास्टर, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें उनका कोई बस नहीं होता, उनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, शिफ्ट होना ही पड़ता है, उसे ही क्या कहा जाता है? माइग्रेशन, ठीक है। तो नेचुरल डिज़ास्टर के वजह से उन्हें जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है ABCD, ऐसा दिया हुआ है। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? A and B, ठीक है। पानी की कमी है तो भी लोग क्या करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला। और क्वेश्चन ये है कि वापस से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, सही है। ये भी 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन। मतलब सोचने वाली बात यह है कि आपको 9th स्टैंडर्ड का भी आता है, आपको सिर्फ 6, 7, 8 का नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको 9th का भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग लाइफ स्टॉक। ओके, तो ये भी 57 वाला जो है वो भी सही लग रहा है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि दोनों ही सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर, जो भी चीज़ हम लोग खेती में करते हैं ना उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जो हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है।
और जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में तो बोला ही है ना कि हम लोग खेतों में सब कुछ ग्रो करते हैं, दोनों ही सही है, मतलब ए और बी जो है वो दोनों ही सही है इसके बारे में। ओके, तो आपका अगर आंसर सही है तो लाइक 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 कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 वाला। थॉमस जो है इज़ बिलीव टू हैव कम टू दिस स्टेट नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड इज़ क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, विच इज़ दैट स्टेट। तो ये 6 स्टैंडर्ड के सिविक्स का क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 1 ही है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो 2000 साल पहले थॉमस जो है ना वो कौन से स्टेट में जाएगा जहाँ पे क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, जहाँ ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो राज्य कौन सा है भाई, कौन है वो बताइए, कौन जो थे, कौन से स्टेट में ईसाई धर्म लेके आए थे? कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, केरला में या फिर तमिलनाडु में? बताइए। तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा केरला। केरला में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिश्चियंस लोग थे ना, कुछ नाम था, हाँ एक तो थॉमस थे ही हमारे, एसटी थॉमस, ठीक है। इनके साथ में उनके बहुत सारे चेला लोग भी थे जो कि केरला में आए थे और केरला में ही उन्होंने फिर स्टे करना स्टार्ट कर दिया और वहीं पे अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा केरला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया, सही है। देयर इज़ यूनिटी इन इंडियन डाइवर्सिटी, सही है। डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल गलत है। हम लोग तो डाइवर्सिटी में सबको इक्वल बताते हैं ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, रिलीजियन के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग हैं, राइट। उसे ही क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी, राइट। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी क्या है, ताकत है। हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी, ये भी सही बात है। ओके, तो उसमें ए बी एंड डी सही है एंड सी गलत है। ओके, तो ए बी एंड सी विच ऑफ द अबाउ आर ट्रू ना, तो ए बी सी सही है कि ए बी डी, ए बी एंड डी, ठीक है। ए बी डी सही है, ये तो गलत है ना। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं, हमारा भारत सिखाता ही नहीं है कि भेदभाव करो आप। हमारा भारत तो यही सिखाता है कि आप लोग मिल बांट के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। ए बी डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 60 वाला और इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन। अगर आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए एक दिन के लिए इंडिया का, तो आप कौन सा डिसीज़न लोगे इसमें से? आप सिलेक्ट द पर्सन यू लाइक्स एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप ऐसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे जिसे आप पसंद करते हो, या फिर डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, आप ना प्राइम मिनिस्टर को ही लोकसभा का जो लोकसभा है उससे निकाल देंगे, या फिर आस्क फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास बाय बोथ द हाउस, या फिर आप दोनों हाउस में, दोनों हाउस कौन से होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, उसमें बिल पास करने के लिए कहेंगे, या फिर नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल मिनिस्टर, या फिर काउंसिल मिनिस्टर के लिए आप क्या करेंगे, अपने चॉइस के काउंसिल मिनिस्टर को नॉमिनेट करोगे। बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन से अपने जो आपके जो फेवरेट है, जिसको आप नाम पसंद करते हैं, उनको आप क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो कौन सा आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए ना, आप इनको अपने पसंदीदा को कौन प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, कोई नहीं बनाता ना, ये तो प्रेसिडेंट के खिलाफ है। और इसके बाद आप डिसमिस भी नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको डिसमिस करने नहीं करना चाहिए आपको, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, आस्क फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस से जो बिल पास हुए हैं ना, उसके लिए हमें बोलना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है, बिल को रिकन्सिडरेशन करना है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 60 वाला। 60 वाला तो हो गया, चलिए देखते हैं 61 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेडिशन एक्ट 1870? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाया जाएगा और बिना ही क्या कर दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जा सकता था। जो वक्तव्य 1870 का जो राजद्रोह हुआ था उसमें की बात बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज में भारतीयों के लिए बृहत्तर समानता और न्याय सुनिश्चित किया था, या फिर इस अधिनियम ने औपनिवेशिक अदालतों में भारतीय कानून विशेषज्ञों के सम्मान को सुनिश्चित किया था, या फिर इस अधिनियम ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के अधिकार को सुनिश्चित किया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो एक्ट है इसने कौन सा तीर मारा था। तो इसने क्या किया था, इस अधिनियम ने क्या किया था, यह सुनिश्चित किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करेगा या आलोचना करेगा तो बिना मुकदमा का ही उसको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही था वक्तव्य 1870 का राजद्रोह। ठीक है, तो यही इसके बारे में सही है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 62 वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन अ रूरल एरिया। रूरल एरिया के लोग जो है इसमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं करते हैं वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए, टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई या टोकरी बनाना, या फिर ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और निराई बनाना, या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, या फिर ईंट बनाना। ठीक है, गैर कृषि क्रियाकलाप आपको बताना है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटी है, जो कि रूरल एरिया के जो लोग हैं उसमें से कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटी है उन लोगों के लिए जो फार्मिंग के रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, फार्मिंग के रिगार्डिंग नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको जो सही आंसर आएगा वो है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना और ईंट बनाना। ये जो है ये खेती के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। जैसे कि निराई करना जो है वो खेती के रिगार्डिंग काम होता है, इसमें भी निराई दिया है, इसमें भी निराई दिया है, इसमें धान रोपण, ये सारे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर है क्या आएगा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, ईंट बनाना जो है वो टोटली नॉन फार्म एक्टिविटी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज लिस्ट लाइकली टू बी विटनेस्ड इन अ वीकली मार्केट। मतलब कि साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है। मतलब सबके यहाँ पे साप्ताहिक मार्केट लगता ही होगा, राइट। हमारे यहाँ पे अठवारा बोला जाता है, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं साप्ताहिक मार्केट को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है ना साप्ताहिक मार्केट में सबसे कम बिकेगी, ये आपको बताना है। ओके, तो लैपटॉप के कवर या फिर मोबाइल के चार्जर्स, कार इंजिन्स एंड द व्हील्स, फ्रिज कवर्स एंड द टी पॉट सेट, या फिर नेल कटर्स एंड द कॉस्मेटिक। तो जैसे कि आप लोग ने गए भी होंगे आप लोग और आपने नोटिस भी किया होगा कि जो भी साप्ताहिक मार्केट होता है उसमें लैपटॉप के कवर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, राइट। फ्रिज के कवर्स भी मिलते हैं, टी पॉट सेट भी मिलता है, नेल कटर और कॉस्मेटिक के सामान भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, राइट। आपको अगर कुछ देखने को नहीं मिला होगा तो वो है कार इंजिन्स एंड द व्हील्स। तो कॉमन सेंस की बात है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 63 का आंसर कौन सा हो जाएगा, कार इंजन और पहिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 64 वाला। चलिए
64 क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति जो है वो नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें से कौन सा सही आंसर है? आत्मसम्मान के बारे में किसने ये सारी बातें कही हैं? ठीक है, तो ये भी है 6th स्टैंडर्ड के सिविक्स का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो ये है बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि जब वो बचपन में उनके साथ आत्मसम्मान को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुए। जैसे कि आप लोग जानते ही थे कि जो बी.आर. अम्बेडकर है वो महार फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। तो उन्होंने ही ये बात बोली थी कि बिना आत्मसम्मान के रहना कैसा होता है? अशोभनीय होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल टू चैलेंज स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग जेंडर एंड द ऑक्यूपेशंस। तो स्टीरियोटाइप सोच का मतलब क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी सोच जो है वो चली आ रही है उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग। ओके, तो आपको क्या करना है? छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित जो रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सबसे सर्वाधिक उत्तम है? ओके, ताकि बच्चों को समझ में आए कि जो स्टीरियोटाइप जो है वो कैसा होता है। ठीक है, क्या होता है, कौन सा एग्जाम्पल जो है सबसे अच्छा होगा अगर मुझे बच्चे को स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ाना है रिगार्डिंग जेंडर्स एंड द ऑक्यूपेशन। ठीक है, मेल पेस्ट्री शेफ या फिर मेल स्पेस साइंटिस्ट या फिर मेल भरतनाट्यम डांसर या फिर मेल प्लेबैक सिंगर। ओके, तो देखिए मेल भरतनाट्यम डांसर अगर हम बात करें तो इसके बारे में बच्चे को समझ में आ जाएगा कि जो जेंडर है, उसको मैं डेंजर बोलने वाली थी, जो जेंडर है एंड जो ऑक्यूपेशंस है ना, वो इसका जो सही एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? मेल भरतनाट्यम डांसर, क्योंकि जो डांसर है वो लड़कियां भी होती हैं एंड लड़के भी होते हैं और वही उनका ऑक्यूपेशंस भी होता है। राइट, तो पुरुष भरतनाट्यम जो नृतक है वो सही एग्जाम्पल है रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर बच्चा बोलेगा मैम भरतनाट्यम तो लड़कियां भी करती हैं। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर ये जो सोच है ना, रूढ़िवादी सोच, वो बच्चा भी क्या करेगा? उस सोच को चुनौती देगा और उससे वो ओवरकम होगा, उससे आगे बढ़ेगा कि ये सब गलत बातें थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 66 वाला, ब्रेकिंग अ लॉ ऑफ ब्रीच इनफ्रिंगमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन एन एक्ट ऑफ। मतलब कि मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है। जो भी मौलिक अधिकार है ना, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए उन्हें, हमें उसका पालन करना चाहिए, ना कि उसे हमें तोड़ना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार का जो कानून है उनको तोड़ना, उनको भंग करना या तो अतिक्रमण करना ये कृत्य है। बेदखली का या फिर अवपीड़न, बलात्कार या फिर उल्लंघन का या फिर मुआवजे का। ठीक है, एविक्शन, सॉडिशन, वायलेशन या फिर कंपेंसेशन। बताइए क्या होगा? 66 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वायलेशन, मतलब उल्लंघन का। आप क्या कर रहे हैं? रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। राइट, क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्लंघन करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। Which of the following examples can be used to discuss the concept of universal adult franchisee? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहले भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आखिर ये होता क्या है? तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इसका मतलब ये होता है कि अगर बच्चा, अच्छा मतलब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
मुझेला 19 years is casting her vote in her assembly election. Anna 31 year is casting her vote in the Lok Sabha election. Jasprit 70 year is casting his vote in the election of school council. तो कौन सा सही है आपको ये बताना, ए बी सी सही है, ए बी सही है, ए डी सही है या फिर बी सी सही है। ओके तो 67 के आंसर की अगर हम बात करें ना तो अन्ना जो है वो 31 ईयर्स ओल्ड है, इज़ कास्टिंग हर वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर अन्ना जो 31 ईयर्स का है तो वो लोकसभा इलेक्शन में आराम से क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी इज़ द करेक्ट। 67 का आंसर जो है वो ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों जो है वोट वो कर सकते हैं, कि दोनों की एज जो है 19 ईयर्स है, यहाँ पे 31 ईयर्स है। ये तो अभी 18 का नहीं हुआ ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ही यही होता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो हम लोगों को वोट देने का अधिकार देता है अगर वो 18 साल का हो गया है। तो यहाँ पे 19 ईयर्स है और यहाँ पे वो 31 ईयर्स है। ठीक है, तो दोनों क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ए एंड बी जो है वो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एग्जामिन्स अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन एक्सरसाइज ओवर देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। ओके मीन्स कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है। ओके कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल। 68 का आंसर क्या आएगा ये आप बताएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती है, अगर किसी भी सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है ना, तो वो कौन सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कर्नाटका है एंड तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था कावेरी रिवर को लेकर, तो ये जो डिस्प्यूट है वो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सॉल्व करता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल्स। दिस वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विथ रिगार्ड्स टू वुमेन्स मूवमेंट। तो ये जो स्ट्रैटेजी है किसके अंदर आती है, कैंपेनिंग के अंदर आती है, प्रोटेस्टिंग के अंदर आती है, या रेजिंग अवेयरनेस या फिर शोइंग सॉलिडरिटी। जो वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, प्रचार करने के लिए या विरोध करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए या फिर एकता का प्रदर्शन करने के लिए। तो कॉमन सेंस की बात है, एकता का प्रदर्शन करने के लिए ही करेंगे। प्रचार क्यों करना है भाई, वुमेंस डे सबको पता ही है कि वुमेंस डे है, विरोध भी क्यों करेंगे, राइट। हमें तो वुमेंस को उल्टा आगे ही बढ़ाना चाहिए। जागरूकता की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं जागरूक हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे एकता का प्रदर्शन करते हैं कि सारी महिलाएं जो हैं वो साथ में हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील जो होता है स्कूलों में जो बच्चों के लिए खाना खिलाया जाता है, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है। ओके, उद्देश्य क्या है कि विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। हाँ सही है, क्योंकि बच्चे भूखे रहते थे इसलिए भी स्कूल वो नहीं आते थे। विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना, बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना सही है ये भी। बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना, ये भी काफ़ी हद तक सही है आंसर, राइट। तो 70 का अगर हम लोग आंसर की बात करें तो देखिए ए, जैसे कि मैंने बोला ए एंड सी एंड डी, ये तीनों ही जो है वो सही है। ठीक है, जातिगत हम लोग को पूर्वाग्रहों को प्रबलित नहीं करना है, राइट। ये तो इसका उद्देश्य नहीं है मिड डे मील का।
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एम्ड एट, मतलब कि अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपका एम क्या है भाई, आप सोशल साइंस को क्यों पढ़ा रहे हो। सो हेल्पिंग लर्नर्स डेवलप ग्रेट अवेयरनेस ऑफ देमसेल्फ, बच्चों को अवेयर करवाने के लिए आप पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चों को समस्याओं के स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर, या फिर बच्चों को विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने के प्रशिक्षित करने पर, या फिर स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर। तो आप जो है बच्चों को सोशल साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं। ओके, तो देखिए आपको बच्चों को क्यों पढ़ाना है, बच्चा ताकि आत्मबोध कर पाए और अपने आप को विकसित करने में वो सहयोग कर पाए। ओके, इसके बाद हम लोग सोशल साइंस इसलिए भी पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है ना समस्याओं को छानबीन करे, क्यों प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट हुई, क्यों ऐसी सोच थी लोगों की, क्यों भेदभाव वाली सोच थी लोगों की, ये सारी समस्याओं का वो क्या करे, हल करे। तो ए और बी जो है ना वो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ एन इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लासरूम, तो इंक्लूसिव सोशल क्लासरूम जो है उसका फंडामेंटल फीचर्स क्या है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल लर्नर्स, जो भी एक्सेप्शनल लर्नर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न, मतलब अलग तरीके से पढ़ाना। एनरोल्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, एक्टिविटीज़ दैट मीट द नीड्स ऑफ मोस्टली एवरेज चिल्ड्रन, यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए आपका जो समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा है ना उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। असाधारण शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान लगाना, सभी बच्चों का नामांकन होता है, या फिर ऐसी गतिविधियाँ जो ज़्यादातर औसत बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, या महंगी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो जो समावेशी कक्षा होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, सारे बच्चों का क्या होता है, नामांकन होता है, राइट। सारे बच्चों का क्या होता है, इसमें नामांकन होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं 73 वाला क्वेश्चन। अ प्रोग्रेसिव सोशल साइंस टीचर ऑलवेज मोटिवेट्स हिज एंड हर स्टूडेंट्स, जो प्रोग्रेसिव सोशल साइंस की जो टीचर होती है अपने बच्चों को हमेशा क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो interact actively in any discussion in the classroom, participate occasionally, acquire knowledge of the content given, या ask all the queries they have। मीन्स सामाजिक विज्ञान की एक प्रगतिशील अध्यापिका जो है हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है। तो कैसे प्रोत्साहित करती है, जब बच्चे चर्चा करते हैं तो उसमें सक्रियता से भाग लेती है, या कभी कभी भाग लेने के लिए, या फिर दी हुई विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करने के लिए, और उसके पास जितने सवाल हैं पूछने के लिए। ओके, तो 73 का आंसर क्या होगा बताइए। तो कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में वो सक्रियता से भाग लेने के लिए टीचर जो है अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बच्चे के साथ टीचर भी इन्वॉल्व होती है तो विद्यार्थी जो है ना वो प्रोत्साहित होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द pedagogical approach of the social and political life textbook is that children learn best through, बच्चा किसके थ्रू जो है ज़्यादा अच्छा सीखेगा। ओके, तथ्यों को क्रमागत स्मरण कराना, स्मरण तो हमें कभी किसी चीज़ को कराना ही नहीं है, तो टोटली तुरंत ही गलत हो गया। संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना, या फिर दृश्य समृद्ध पाठ्य पुस्तक को पठन करना, या फिर सही उत्तर देकर उचित मदद करना।
तो क्या आंसर आएगा 74 का। तथ्यों का देखो स्मरण तो हमें बिल्कुल भी नहीं कराना है, बट सोशल साइंस में बच्चे अब बड़े हो चुके हैं तो उसका मतलब कि रीडिंग कराने की बच्चों को ज़रूरत नहीं है, और सही उत्तर देना भी सही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग। बच्चा जब एक्सपेरिमेंट करेगा ना तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पूर्ण रूप से सही है। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। सही विकल्प का चयन करना है इसमें भी हम लोगों को। सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत, व्यक्तिक अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है, या बच्चे जो हैं वो ठोस अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। कौन सा आंसर जो है इसमें सही होगा दोनों में से। ओके, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, या फिर इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो सब्जेक्ट का क्लासरूम है, द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोसेसेस आर डिस्कस्ड बाय द incorporating them in the form of fictional narratives in the case study or exercise that draw a child experience। तो कौन सा सही होगा, देखिए, both A and B are true and B is the correct explanation of A, so option number A is the correct answer। okay, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ फील्ड ट्रिप टू बी सक्सेसफुल, अपने फील्ड ट्रिप को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज केयरफुली एट 3 स्टेजेस। तो आपको बहुत केयरफुली इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। 3 स्टेज पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो 3 स्टेज कौन से हैं इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या फिर फॉलोअप, एग्जीक्यूशन डिस्कशन या फिर प्लानिंग, प्लानिंग डिस्कशन या फिर प्रेजेंटेशन, प्लानिंग डिस्कशन या फिर एग्जीक्यूशंस। बताइए सही आंसर क्या होगा। अगर आप अपने बच्चों को पिकनिक लेके जाना चाहते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 76 का आंसर है राइट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करेंगे आप। ओके, इसके बाद उस प्लानिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, और उसके बाद होगा हमारा फॉलोअप। ठीक है, मतलब योजना होगा, फिर निष्पादन होगा और फिर अनुवर्ती कार्यवाही होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पूर्ण रूप से सही है। चलिए देखते हैं अब 77 वाला। ओके, while making a lesson plan about the concept of democracy, which of the following would be considered the first। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी के ऊपर आपको बनाना है, तो इसमें से आपका फर्स्ट क्या रहेगा, किस पे फोकस करोगे। प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक, डिसाइडिंग द इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी, या फिर देखो इवैल्यूएशन सबसे बाद में करोगे ना आप, तो चूजिंग द अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी भी बाद में करेंगे। सिलेक्टिंग अप्रोच रिसोर्सेज मटेरियल के बारे में बाद में सोचते हैं। सबसे पहले आपको उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना पड़ेगा कि बच्चा इस चैप्टर से क्या सीखने वाला है। तो विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना पहले बनाएंगे हम लोग कि हमारा एम क्या है इस चैप्टर को सिखाने के पीछे का। ठीक है, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 78 वाला। ओके, क्वेश्चन जो है इसमें से आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट डिज़ायर्ड वे टू यूज़ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम एक्टिविटी। तो क्लासरूम की एक्टिविटी में आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो तो कौन सा मेथड जो है सबसे ज़्यादा डिज़ायर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो आपको बताना है। आस्किंग स्टूडेंट टू रीड अलाउड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक में से ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए टीचर बोलेगी, या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू इंगेज विथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द डू एक्सरसाइज। टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें करने के लिए इंगेज रखेगी बच्चे को, और एक्सरसाइज करने में इंगेज रखेगी, या फिर आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड लर्न फैक्ट्स। कॉपी करने के लिए और लर्न करने के लिए कभी भी हमें मोटिवेट नहीं करना है बच्चे को। सेल्डम यूज टेक्स्ट बुक्स एंड रेयरली ऑन गाइड बुक्स। तो हमें क्या करना चाहिए, गाइड बुक से स्लेडम यूज़ करना चाहिए। ओके, एंड गाइड बुक का
गाइड बुक पे क्या रहना चाहिए, टोटली हमें निर्भर रहना चाहिए। तो भाई ये भी तुम गलत बोल रहे हो, ये भी तुम गलत बोल रहे हो, ये भी तुम गलत बोल रहे हो। तुम सिर्फ ये बात सही बोल रहे हो कि हम बच्चे को क्या करेंगे, इंगेज रखेंगे, जो भी क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बच्चे को बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पूर्ण रूप से सही है। टंटरा बजाओ ताली। कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें हम लोगों को सिर्फ कॉमन सेंस ही लगाना होता है और आंसर हमें फटाक से मिल जाता है, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल एंड जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो किसके एग्जाम्पल है, सिंपल स्किल के, कॉम्प्लेक्स स्किल के, बेसिक स्किल के, या फिर स्टडी स्किल के। तो ये जो है आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, कॉमन सेंस की बातें, भाई सिंपल कैसा हो सकता है, आप बहुत डीपली सोच रहे हो। आप एक क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हो तो आप एक कॉम्प्लेक्स स्किल है आपके पास। कौन सी स्किल है, कॉम्प्लेक्स स्किल, क्योंकि आप कोई भी बेसिक काम नहीं कर रहे हो, आप सिंपल काम भी नहीं कर रहे हो, आप एक क्रिटिकल थिंकिंग बहुत डीपली किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो ये कॉम्प्लेक्स स्किल के बारे में सही एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। तो ये जो 10th को 10 जो क्वेश्चंस है वो हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है इसीलिए, ओके। सो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी PYQ के प्रैक्टिस करते रहें और मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें, ओके। तो आपका भी फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड का भी फ़ायदा हो और थोड़ा सा फ़ायदा मेरा भी हो जाए, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास के साथ। बाय बाय एवरीवन।